हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ईटानगर राज्य में राजा शिवराज सिंह अपनी पत्नी सुषमा के साथ हंसी खुशी से रह रहे थे। राजा शिवराज सिंह अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे और उनके राज में सभी प्रजा हंसी खुशी से रह रही थी। कुछ सालों बाद उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने प्रियांशी रखा। राजा को बेटी होने के साथ ही साथ रानी सुषमा की तबीयत खराब हो जाती है। राजा शिवराज सिंह ने अपनी पत्नी का एक अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया, परंतु वह उन्हें बचा न सके और उनकी मृत्यु हो गई। प्रियांशी अब अपने पिता के साथ रहती थी। प्रियांशी बहुत ही ईमानदार और संस्कारी लड़की थी। राजा शिवराज सिंह दरबार के काम से प्रियांशी की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते थे और प्रियांशी को भी अपनी माँ की कमी बहुत खलती थी। पिताजी, सभी बच्चों की माँ है और मेरी माँ कहाँ है? मुझे भी अपनी माँ से मिलना है। बेटा प्रियांशी, तुम्हारी माँ को भगवान जी ले गए हैं। अब वह इस दुनिया में कभी नहीं आएंगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरी माँ लाकर दे दूंगा। क्या सच में पिताजी आप मेरी माँ को लेकर आएंगे? प्रियांशी को अपनी माँ के आने की खुशी होती है, इसलिए राजा शिवराज सिंह एक पुष्पा नाम की औरत के साथ दूसरी शादी कर लेते हैं। रानी पुष्पा की अपनी एक बेटी होती है जिसका नाम कुसुम होता है। शादी होने के बाद शिवराज सिंह रानी पुष्पा से कहते हैं, रानी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुआ महाराज, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं रानी पुष्पा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपसे शादी इसलिए की है ताकि आप मेरी बेटी प्रियांशी को माँ का प्यार दे सको। क्या तुम मेरी बच्ची को माँ का प्यार दे सकोगी? हाँ जरूर, मैंने ये सब पहले ही सोच लिया था कि मैं राजकुमारी प्रियांशी को भी अपनी बेटी की तरह प्यार दूंगी। रानी पुष्पा, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। तुमसे शादी करके तो मेरे भाग्य ही खुल गए। रानी पुष्पा ने यह जब राजा शिवराज सिंह को कह दिया था, परंतु उसने तो यह शादी पैसों के लालच में आकर की थी। रानी महाराज के सामने तो प्यार करने का नाटक करती है, लेकिन उनके जाते ही वह प्रियांशी के पास जाती है और प्रियांशी से कहती है, पिताजी ने मुझे बताया है कि आप मेरी माँ हो और आप हमेशा मेरा ख्याल रखोगी। ए लड़की, मुझे माँ मत बोल। मैं और तेरी माँ? नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मैंने तो तुम्हारे पिताजी से पैसों के लालच में आकर शादी की है। क्या सच में? मैं अभी पिताजी को यह सब बताती हूँ। रानी पुष्पा प्रियांशी का जोर जोर से हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अच्छा, अब तो अपने पिताजी से मेरी शिकायत करेगी। रानी पुष्पा के जोर से हाथ पकड़ने पर प्रियांशी तेज से रोने लगती है। ए लड़की, इतनी तेज क्यों रो रही है? चुप हो। मैंने तो तेरा हाथ इतनी तेज से भी नहीं पकड़ा है। अगर तूने ये सब बात अपने पिताजी को बताई तो अच्छा नहीं होगा, और हाँ, अगर तूने बताई तो तेरे पिताजी तुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। प्रियांशी रोते रोते राजा के पास पहुंचती है और वो प्रियांशी से पूछते हैं, क्या हुआ बेटी प्रियांशी, तुम रो क्यों रही हो? पिताजी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बताओ, क्या हुआ तुम्हें? प्रियांशी के बोलने से पहले ही रानी पुष्पा कहने लगती है, कुछ नहीं हुआ प्रियांशी को, वह बस जरा सी गिर गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम जरा इसका अच्छे से ध्यान रखा करो, प्रियांशी अभी छोटी है। रानी पुष्पा प्रियांशी को आंखों ही आंखों से डरा देती है। प्रियांशी अपनी माँ के डर से वह अपने पिता को कुछ नहीं बता पाती। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। आप प्रियांशी की चिंता करना बंद कर दो, अब मैं आ गई हूँ ना। यह सब सुनकर राजा शिवराज सिंह बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि अब तो मेरी इस बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। राजा राहुल वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही रानी पुष्पा प्रियांशी को डराने धमकाने लगती है और नौकरों से काम कराने की जगह वो प्रियांशी से घर का काम करवाने को कहती है। एक दिन राजा राहुल किसी दूसरे राज्य में काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं। तभी रानी पुष्पा अपने महल के सभी नौकरों को निकाल देती है और रानी पुष्पा प्रियांशी से कहती है, ए लड़की सुन, अब तू इस घर की नौकरानी है और हाँ, यहाँ जो तूने शाही कपड़े पहने हुए हैं इन्हें निकाल दे और नौकरों वाले कपड़े पहन ले, क्योंकि अब इस महल की रानी मेरी इकलौती बेटी कुसुम है और तुझे अब मेरी बेटी की हर बात माननी होगी। प्रियांशी अपनी माँ के कहने से वह शाही कपड़े निकाल लेती है और नौकरों वाले कपड़े पहन लेती है और घर का सारा काम करने लगती है। फिर भी रानी पुष्पा प्रियांशी से उसकी खूबसूरती से जला करती और उसे ताने देने के लिए मौके ढूंढती रहती।
एक दिन जब प्रियांशी खाना खा रही होती है तभी रानी पुष्पा वहां आ जाती है और प्रियांशी को खाना खाते देख कहने लगती है, ए महारानी की बच्ची, तू अभी तक खाना ही खा रही है? चल जाकर मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा नाश्ता तैयार कर दे। माँ मैं खाना खा लेती हूँ, फिर कुसुम के लिए नाश्ता बना दूंगी। सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? जल्दी उठ और जा जल्दी से नाश्ता बना ला, मेरी बेटी को बहुत तेज भूख लगी है। प्रियांशी जल्दी से गर्मा गर्म बढ़िया नाश्ता बना लाती है और कुसुम को खाने देती थी। माँ देखो ना, इसने इस खाने में कितना नमक डाला हुआ है ताकि मैं इस खाने को ना खा सकूं। रानी पुष्पा खाने में नमक ज्यादा होने की वजह से प्रियांशी को डांटने लगती है और उसे खाना बनाने को कहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुसुम और रानी पुष्पा किसी पार्टी में जाने वाले होते हैं। तभी कुसुम प्रियांशी से कहती है, प्रियांशी मैं और माँ एक पार्टी के फंक्शन में जा रहे हैं, तो तू जल्दी से मेरे लिए एक गाउन खरीद के ला, क्योंकि तेरी पसंद बहुत अच्छी है। मैं तेरी पसंद के कपड़े पहनकर पार्टी में जाना चाहती हूँ। तभी प्रियांशी कुसुम से कहती है, कुसुम क्या मैं भी तुम लोगों के साथ पार्टी में चल सकती हूँ? क्या तू हम दोनों के साथ पार्टी में जाना चाहती है? तू इस घर की नौकरानी है, नौकरानी समझी, और नौकरों को रानियों के साथ जाने का कोई हक नहीं है। इतना सुनकर प्रियांशी रोते हुए अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। कुसुम और रानी पुष्पा पार्टी में चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद प्रियांशी बाजार जा रही होती है। महल से कभी बाहर ना निकलने के कारण वह एक जंगल में पहुंच जाती है और जंगल में पहुंचते ही सोचने लगती है, अरे यह मैं जंगल में आ गई हूँ, अब क्या करूँ और मैं अब घर कैसे जाऊंगी? प्रियांशी चलते चलते एक नदी के पास पहुंच जाती है और वहां बैठकर रोने लगती है। हे भगवान मेरी मदद करो, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? प्रियांशी के इतना कहते ही नदी में से एक परी प्रकट होती है और वह प्रियांशी से कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? प्रियांशी परी को सारी बातें बताती है और कहती है, परी जी मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ और मेरी सौतेली माँ मेरे पिताजी के बाहर जाने पर मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और वो मुझसे महल का सारा काम करवाती है और मुझे बहुत परेशान करती है। तुम एक ईमानदार और अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें यह जादुई लहंगा देना चाहती हूँ। इसकी मदद से तुम कुछ भी मांग सकती हो और घर का काम भी तुम इसकी मदद से चुटकियों में कर सकती हो। प्रियांशी परी का दिया हुआ वह लहंगा ले लेती है और परी का धन्यवाद करती है। लहंगा लेकर प्रियांशी महल में जाती है और उसे जब भी किसी भी प्रकार की मदद चाहिए होती वह उस जादुई लहंगे का इस्तेमाल करती और महल का काम भी उस जादुई लहंगे की मदद से कर लिया करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राजा शिवराज सिंह अपने महल आ जाते हैं। प्रियांशी अपने पिता को सारी बात बता देती है कि उसकी सौतेली माँ ने उनके जाने के बाद किस प्रकार उस पर अत्याचार किए। राजा शिवराज सिंह अपने सैनिकों से पूछते हैं, सैनिकों अगर तुमने सच कहा तो मैं तुम्हें सोने के पूरे 10 मुद्राएं दूंगा। क्या यह बात सच है जो मेरी बेटी प्रियांशी ने मुझसे कहा? हाँ महाराज, यह बात बिल्कुल सच है। राजा शिवराज सिंह सैनिकों और अपनी बेटी की बात सुनकर रानी पुष्पा और उसकी बेटी को महल से निकाल देते हैं। तभी रानी पुष्पा रानी प्रियांशी और राजा राहुल से माफी मांगते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दो प्रियांशी बेटी, मैंने यह सब धन के लालच में आकर किया था। मैंने सोचा था कि तुम्हें यहाँ से निकाल कर राजपाट और यह गद्दी मैं अपनी बेटी कुसुम को दे दूंगी और हम दोनों मजे से यहाँ रहेंगे। बेटा मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं तुम दोनों को अपनी बेटी समझकर एक समान प्यार करूंगी। रानी पुष्पा, तुमने जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। मैं तुम्हें यह सजा देता हूँ कि तुम्हें यह महल हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। राजा रानी पुष्पा को महल से निकाल देते हैं और कुछ ही दिनों में राजा शिवराज सिंह अपनी पुत्री प्रियांशी की शादी एक मोहित नाम के राजकुमार से करा देते हैं। अब राजकुमारी प्रियांशी और राजकुमार मोहित अपना पूरा जीवन हंसी खुशी के साथ बिताते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और मजेदार हिंदी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी मजेदार हिंदी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।